देखिए आज हम लोग ये फिजिक्स का और ये सेक्शन है आपका 6 सेक्शन 6 का चैप्टर 2 परमाणु की संरचना स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में जानेंगे। हालांकि ये जो चैप्टर है ना सो केमिस्ट्री से लिया गया है, ठीक है, किससे लिया गया है? केमिस्ट्री से, लेकिन आपको पढ़ना है इसको फिजिक्स में भी। तो हम लोग फिजिक्स के बारे में जान लेते हैं कि आखिर फिजिक्स में इसको क्यों लाया गया। तो इससे पिछला चैप्टर में जो द्वैत गिनती पढ़ रहे थे उसमें प्लांक का स्थिरांक जिसको x से डिनोट किया जाता था उसका मान आप लोगों को पता होगा 6.62 × 10⁻⁻34। यही था ना। इस प्लैंक के स्थिरांक से एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है नील्स बोर, ठीक है, वो बहुत सारे परमाणु में त्रुटियों को सुधार किए थे, ठीक है, इसलिए इसको फिजिक्स में भी लाना पड़ा। हम लोग पहले परमाणु के बारे में जान लेते हैं। बेसिक तो आप लोग जानते होंगे, केमिस्ट्री में पढ़े थे कि परमाणु का जो बारे में जो सिद्धांत था वो सबसे पहले डाल्टन साहब दिए थे 1803 ईस्वी में। वो कहते हैं कि परमाणु अविभाज्य होता है। क्या होता है? परमाणु अविभाज्य होता है, इसको तोड़ा नहीं जा सकता। परमाणु किसी पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण होता है। आप देखिए इसको, तो परम जोड़ अणु कीजिएगा ना, तो परम के मतलब होता है एकदम सूक्ष्मतम, अणु कण सबसे सूक्ष्मतम कण, उसको तोड़ा नहीं जा सकता है। एटम के मतलब भी वही होता है। ए के मतलब होता अ, ए के मतलब अ, और टम के मतलब विभाज्य। तो क्या हो गया? अविभाज्य, मतलब इसको भी विभाजित नहीं किया जा सकता है, जो कि बाद में चलकर लगभग 1886 ईस्वी, हाँ 1886 ईस्वी में एक वैज्ञानिक आए रदरफोर्ड, और वो इस बात को पूरी तरीके से गलत साबित कर दी। नहीं तो 1803 से लेकर के 1886-85 तक जितने भी लोग थे ये एकदम वो लोग परमाणु के प्रति ये सोचते थे कि हाँ भाई अविभाज्य होता है, सब लोग यही मानते थे। वो आया रदरफोर्ड आए और इसके बारे में जब एक प्रयोग क्या किए थे, एक सोने का पत्थर लिए, सोने का पत्थर, और उस पर काफी अल्ट्रा किरण, एकदम अत्यधिक किरण, अल्फा किरण से प्रहार कराया गया। लगभग 1 लाख वोल्टेज का किरण अल्फा किरण से को प्रहार कराया गया। तो ये अल्फा किरण जब निकलती ना, निकलने के बाद इस तरह से प्रवेश कराया गया, प्रकिरणित करवाया गया। अल्फा किरण का अपवर्तन नहीं करवाया गया, ना परिवर्तन, न विवर्तन, न व्यतिकरण, बल्कि क्या कराया गया? प्रकिरणन। तो जानते हैं इसमें से कुछ ऐसी थी किरणें जो एकदम सीधा सीधा चली गई, ठीक है, कुछ था जो इसको देख करके ऐसे इधर की ओर भागने लगा, समझे। लेकिन इन्हीं में से कुछ था, लगभग 1 लाख किरण, कुछ उसमें से पार कर जा रहा था, कुछ जो था ना से जैसे ही इसके निकट आया बीच वाला भाग से, बीच में था सो नाभिक था। अभी उनको पता नहीं है कि आखिर क्यों ये जो है आधा दूर जाता है, आधा से विक्षेपित हो जाता है, बहुत अधिक विक्षेपित हो जाता है। क्या कारण है? जब रदरफोर्ड ने ऐसे देखा तो हो ना हो सोचा कि लगता है कि अंदर में कुछ है। अकबका किया हुआ आदमी रदरफोर्ड कि क्या कारण है कि ये इतना बहुत अधिक विक्षेपित हो जा रहा है। पहले तो जब पार कर जा रहा था ना, अल्फा किरण को जब प्रकिरणित करवाया गया, प्रहार कराया गया, तो कुछ कण जो था तो पार हो जा रहा था। तो समझा कि ओ जो परमाणु होता है वो बिल्कुल खोखला होता है। कैसा होता है? खोखला होता है। लेकिन जब कुछ किरणें वो नाभिक के निकट जैसे ही जाता तो बहुत अधिक विक्षेपित हो जाता, तब उसको लगता है कि लगता है हो ना हो कोई हो। कौन है वो कराने? बाघ था क्या? हाँ बाघ ही होगा, कोई बाघ होगा, बाघ होगा ना। जानते हैं जब प्रयोग किया जा रहा लगभग 1 लाख पर इसमें प्रकिरणित हुआ अल्फा किरण, तो एक किरण उनमें से एक ऐसा था जो देख के बोला कि ना 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 चाचा हम ना जी वहां पर बहुत बड़ा को भगवा रहा हूं, ये वापस लौट गया बाबू। एक किरण ऐसा था जो वापस लौट गया। रदरफोर्ड को तो दिमाग ही खराब हो गया, भाई ऐसे कैसे होगा। जब इसके नाभिक का पता लगाया, देखा तो अंदर में कहता है कि अंदर में एक पॉजिटिव चार्ज है, धनायन है, धनाविष्ट कण है। उस धनाविष्ट कण का वो नाम जो रखा था प्रोटॉन रखा था। क्या रखा था? प्रोटॉन।
इससे नाभिक का भी खोज हो गया, मतलब समझ में आ गया कि इसके बीच में जब हम अल्फा किरण को प्रहार कराते हैं तो अल्फा किरण क्या होता है कि जैसे ही धनाविष्ट कण के पास जाता है विक्षेपित हो जाता है और सोझे सोझे जब जाता है ना तो वो बिल्कुल वापस आ जाता है। हो न हो इसके अंदर कोई कण है, वो जो कण था से धनाविष्ट कण था और वही कण था प्रोटॉन। और इसका खोज किसने किया था? रदरफोर्ड ने 1886 ईस्वी में। लेकिन एकदम भगलोल आदमी था वो रदरफोर्ड, जानते उसको नाम ही नहीं धरने आया कि हम नाम क्या रखें इसको। खोज कर दिया, सोचा अरे वाह कुछ है उसके अंदर है। दूसरा का आदमी तैयार था, लगल था, गोल्डस्टीन था वहां पर, पकड़ करके बोल रही क्या है? प्रोटॉन है। लो भाई प्रोटॉन हो गया, नाम हो गया किसका? गोल्डस्टीन का। ठीक है, तो दोनों नाम इसमें आता है, गोल्डस्टीन का भी आता है, रदरफोर्ड का भी आता है। हालांकि सही सटीक मायने में अगर देखिएगा तो सफल अगर इसके बारे में बोला था तो रदरफोर्ड ने बोला था, लेकिन नाम किसका हो जाता है? गोल्डस्टीन का हो जाता है। 1886 ईस्वी में प्रोटॉन का खोज हुआ था और इसी से नाभिक का खोज हुआ था। तो नाभिक का खोज किसने किया? रदरफोर्ड ने। नाभिक में कौन सा कण रहता है? प्रोटॉन, और साथ साथ इसमें न्यूट्रॉन भी रहता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसके में रहते हैं। ठीक है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं। ठीक है, वो आवेशहीन होता है। अल्फा किरण को प्रकीर्णित कराया गया, बहुत सारे कण जो थे से नाभिक के नजदीक में जाता और तुरंत विक्षेपित हो जाता। ठीक है, इससे ये साबित हो चुका था, रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल था इतना कह के चल गया, लेकिन उस परमाणु के बारे में और जिक्र नहीं किया। वो इतना बताया था देखिए कि जो परमाणु होता है ना उसमें नाभिक के बीच में प्रोटॉन और क्या होते हैं? न्यूट्रॉन होते हैं, और इसमें इलेक्ट्रॉन अपना अपना चक्कर लगाते रहता है। पहला कक्षा में 2 लगाते रहता है, दूसरा का में कितना? 8 और तीसरा में 18। यही ना होता है, पहला में 2, दूसरा का में 8, तीसरा में 18, चौथा में 32। लेकिन ये कितना स्पीड से घूमता है, क्या अपनी ही कक्षा पर रहता है, क्या उसको बाहर से ऊर्जा मिलेगा, तो वो छलांग लगाकर चल भी जाता है। इतनी व्याख्या नहीं कर पाया तो बहुत सारा इसमें त्रुटि हो गया। अब इसके फेर में भी लगल था एक नील्स बोर थे 1913 ईस्वी में। वो सोचे कि चलो इस अधूरा काम को पूरा किया जाए, हम भी अपना नाम रोशन कर लेते हैं। 1913 ईस्वी में वो आए और बोले, क्या बोले कि पहला कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन घूमता है ना उसको के कहो, दूसरा को एल कहो, तीसरा को एम और चौथा को एन। नाभिक में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन पर तो पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है, तो इन लोग जो है ना बंधाइल रहता है, अंदर में एक नाभिकीय बल लगता है। ठीक है, और इसके अंदर जो बल लगने वाला होता है उसको हम लोग बोलते हैं कूलम्ब बल। क्या बोलते हैं? कूलम्ब बल। कूलम्ब बल के कारण प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एकदम पूरी तरह से बंधाया रहता है। इतना जबरदस्त बंधाया हुआ रहता है ना कि जब जैसे ही इसके पास कूलम्ब बल की मजबूती उसका स्ट्रॉन्ग बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो इन लोग अपने से बाहर वाला जैसे अपने से बाहर वाला जितना भी कक्षा है उस सब को बल देना शुरू करता है, और वो जो बल मिलता है वो अभिकेंद्र बल मिलता है। कौन बल मिलता है? अभिकेंद्र बल। अभिकेंद्र बल के कारण कोई भी वस्तुएं, ठीक है, जो जिसको अभिकेंद्र बल देगा उसके कारण वो घूमेगा। अभिकेंद्र बल का काम ही है वृत्तीय गति पर वृत्तीय कक्षा में गति करवाना। ठीक है, जैसे सूर्य को देख लीजिए तो सूर्य के पास एक बहुत बड़ा फोर्स है, तो वो अभिकेंद्र बल के रूप में देता है पृथ्वी को, तो पृथ्वी उसका चक्कर लगाते रहती है। ठीक है, जिसको भी देगा उसका चक्कर लगाएगा। तो नाभिक के बीच में क्या होता है? कूलम्ब बल होता है। इलेक्ट्रॉन को घूमने के लिए अभिकेंद्र बल कहां से मिलती है? नाभिक से मिलती है। तो नाभिक से कौन से बल उसको देता है? कूलम्ब बल। किस बल के रूप में देता है? अभिकेंद्र बल के रूप में। तो ये लोग चक्कर लगाते रहते हैं अपना अपना कक्षा पर। पहला कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरा वाला में 8 होगा। ठीक है, लेकिन क्या सबका स्पीड सेम रहेगा? तो जी नहीं। इसी को एकदम सफल व्याख्या करने आए थे नील्स बोर 1913 में। ठीक है, ये सवाल पूछता है कि जो परमाणु की संरचना है इसके बारे में सफल व्याख्या किसने की थी? नील्स बोर ने। उनका एक इस योजना का नाम था, जैसे इसका रदरफोर्ड वाला पढ़ेंगे तो उसमें कहलाएगा कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या है, और इनका जो था इनका बोर ब्यूरी योजना क्या है। बोर ब्यूरी योजना इनके नाम पर रखा गया था। इस योजना के अंतर्गत क्या था समझिए, इनके
तहत क्या था कि जितने भी अपनी अपनी कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं वो अपनी कक्षा के पूर्ण गुणज का, जैसे पहला कक्षा है तो n बराबर 1 रखना है, दूसरा कक्षा है तो n बराबर 2 रखना है, तीसरा कक्षा है तो n बराबर 3, चौथा कक्षा तो n बराबर 4। अपनी कक्षा के पूर्ण गुणज का h बटा 2 पाई, h बटा 2 पाई, h अपॉन 2 पाई के पूर्ण गुणज होते हैं। मतलब मान लीजिए कि k कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो वो कितना स्पीड से घूमेगा, उसका कोणीय संवेग क्या होगा, कितना संवेग से चलेगा, कितना स्पीड से चलेगा। तो पहला कक्षा को 1 h अपॉन 2 पाई, तो यहां से हम अगर इसको लिखेंगे तो nh अपॉन 2 पाई लिखेंगे। h अपॉन 2 पाई इसका फॉर्मूला होता है कोणीय संवेग। किसका कोणीय संवेग? अपनी अपनी कक्षा में घूमने के लिए किसी भी इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h अपॉन 2 पाई होता है अपनी कक्षा के पूर्ण गुणज का। तो ये h है, h जो होता है पलांक है, इसी पलांक स्थिरांक को अपने बोर योजना में निल्स बोर साहब लेकर के रदरफोर्ड परमाणु मॉडल को एकदम संतुलित कर देते हैं, क्योंकि वो रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल था वो ये नहीं कह पाए थे कि कौन कितना स्पीड से चलता है, क्या नाभिक जो होता है वो स्थिर रहता है, क्या इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, क्या वो इलेक्ट्रॉन छलांग लगाकर दूसरे में चला जाता है, ये सब व्याख्या वो नहीं कर पाए थे। पूरी तरह से व्याख्या निल्स बोर साहब किए थे, कहते थे कि वो उसका कोणीय जो संवेग होता है अपनी कक्षा के पूर्ण गुणज का h अपॉन 2 पाई होता है, जहां h जो है प्लांक का स्थिरांक है 6.62 × 10⁻⁻34 ये इसका मान होता है। तो यहाँ पर बैठा देंगे 2 और पाई का मान कितना होता है 22/7। इसको गुना भागा करके जो भी आएगा वो पहला कक्षा का चाल हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि आपको l कक्षा का निकालना है, दूसरा का निकालना है, तो यहाँ पर लिख देंगे 2h, तीसरा का निकालना है तो 3h, 3 से गुना होते जाएगा, ठीक है, उतना स्पीड से चलते रहेगा। तो आप समझ सकते होंगे कि जितना ज्यादा मल्टीप्लाई होगा तो उतना ज्यादा उसका स्पीड होगा, यही होगा ना। ये इस तरह से सफल व्याख्या किसने किया? नील्स बोर ने। लेकिन आपको क्या लगता है कि नील्स बोर ने भी सब बताइए दिया होगा? नहीं, हम लोग खुद पढ़ाते हैं ना तो उसमें से पूरा लगभग इसमें 20-25 ऑब्जेक्टिव है, पूरा पढ़ाते पढ़ाते उसमें 20-25 में से कम 18, 17, 15 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाता है, 3-4 को छूट जाता है, फिर लगता है कि ये लो 3-4 को छूट गया। भाई इसी तरह से होता है, वो प्रक्रिया कर रहा है, कोई ना कोई कुछ ना कुछ छूट ही जाता है ना। तो इस तरह से नील्स बोर साहब अपना यहाँ तक सिद्धांत दे दिए। लेकिन सबसे बेहतरीन जो सिद्धांत था ना नील्स बोर का, कि जो जैसे मान लो यहाँ पर जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है 1। ये हाइड्रोजन का जो नाभिक होगा, इसके नाभिक में कौन रहेगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये नाभिक के अंदर है। तो इसके बाहतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन एक ही है, या पूरा कक्षा में पूरा एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो एक ही कक्षा घूमेगा, एक ही इलेक्ट्रॉन घूमेगा। तो जब घूमेगा ना तो इससे स्पेक्ट्रम पैदा होगा। स्पेक्ट्रम मतलब वर्णपट, स्पेक्ट्रम मतलब वर्णपट, रंगीन पट्टी दिखाई दे। और उस रंगीन पट्टी को कौन कहां पर आप देख सकते हैं, किस रूप में देख सकते हैं, कैसे कैसे देख सकते हैं, इसके लिए नील्स बोर साहब बताना ही भूल गए, ठीक है। तो वो मतलब उनका प्रयोग में ऐसा आया था कि हाँ जो है हाइड्रोजन के वर्णपट होता है, स्पेक्ट्रम होता है, लेकिन उसके बारे में बताना ही भूल गए। तो एक बामर नाम का वैज्ञानिक है, कौन है? बामर नाम के वैज्ञानिक है, और जानते हैं उन्होंने इसका जो हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम होता है उसके बारे में पूरी तरह से सफल व्याख्या कर दी है। अब वो बताते कैसे हैं, यहाँ पर जगह तो है नहीं, फिर भी यहाँ पर समझते हैं कि किस प्रकार से वो बताएं कि कौन कौन सा इसको किस किस श्रेणी में हम लोग देख सकते हैं। तो देखिए हम लोग बारी बारी से इसको समझते हैं। सबसे पहले लाइमन श्रेणी, लाइमन श्रेणी, बामर श्रेणी, श्रेणी को ऐसे डॉट 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 करके लिख देना, पास्चन ब्रैकेट फोल्ड हम्फ्रीज, ये सब इसका स्पेक्ट्रम था, ठीक है, वर्णपट था। इसको देखा जा सकता है, तो कैसे देखा जा सकता है? देखिए इसको देखने के लिए बामर साहब ने सबसे पहले बताया कि आप लोग देख सकते हैं। तो कहां कहां देख सकते हैं और कैसे कैसे देख सकते हैं, इसका सफल व्याख्या बामर को ही जाता है, ठीक है, कि हाइड्रोजन के जो स्पेक्ट्रम होता है उसमें 6 श्रेणियां हैं, 6 है ना,
हाँ 6। इन 6 श्रेणियों को देखने के लिए हम लोग हर जगह पर नहीं देख सकते हैं, ठीक है। कहाँ कहाँ देख सकते हैं वो समझिए। देखिए सबसे पहले लाइमन श्रेणी के बात करते हैं। तो लाइमन श्रेणी को अगर देखा जाएगा तो वो देखा जाएगा पराबैंगनी किरण में। कहाँ देखा जाएगा? पराबैंगनी किरण में। आप लोग को कैसे याद रखिएगा, देखिए समझिए। लाइमन को आप लोग एक, जैसे मान लो कहीं पर कोई लड़की है और वो शॉपिंग करने गई है, शॉपिंग समझते ना, वो शॉपिंग करने गई है। अब भाई लड़की है तो शॉपिंग समझ रहे हो ना, कपड़ा खरीदेगी और क्या खरीदेगी, यही ना खरीदेगी, वो खरीदने के लिए कपड़ा, शॉपिंग करने के लिए। बोलते चाचा हमारे एक कपड़ा दिखावा ना, तो बोलते कि हाँ भैया ला ना, ला 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 भैया ला ला। लाइमन से ला भैया याद रखना आपको, लाइमन ला भैया देखा, बैगनी वाला देखा, ओहो भैया बैगनी वाला देख लो भैया, बैगनी वाला समझे, ला भैया देख ला, कौन वाला? बैगनी वाला। तो आपको बैगनी से याद रखना पड़ा, बैगनी ला भैया देख ला, कौन सा? बैगनी ला। ओ चाचा ये वाला नहीं, ये वाला ना, अरे बाहर जाके देखियो चाचा। हाँ अरे हाँ भैया भैया देख ला देख ला। देखना को बाबू संस्कृत में बोलते हैं दृश्य, देखना को क्या बोलते हैं? दृश्य। तो आपको बामर जो होगा ना, बामर हो जाएगा दृश्य भाग। बामर से आपको याद रखना है बाहर, ठीक है। अब दिखाइए नहीं देगा तो बाहर में तो पूरा रोशनी रहेगा, ठीक है। तो बाहर जा करके चाचा बाहर जाके देखो, हाँ भैया देख ला 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 देख ला। दृश्य का मतलब होता है देखना, दृश्य मतलब क्या होता है? तो हम लोग बामर श्रेणी को कहाँ देख सकते हैं? दृश्य भाग में, जहाँ दिखता है। आप लोग को हम पढ़ाए थे अवरक्त किरण, पराबैंगनी किरण, दृश्य किरण, सूक्ष्म किरण, गामा किरण, ये सब पढ़ाए थे ना। तो दृश्य भाग जिसको हम लोग देख सकते हैं, वहां पर बामर श्रेणी को देखा जा सकता है। हाइड्रोजन का किस स्पेक्ट्रम को दृश्य भाग में देखा जा सकता है? बामर श्रेणी को। ला मैया देख ला, कौन वाला? बैगनी वाला, बैगनी वाला। अब देखो ये औरतों में ना एगो बहुत औरत हो लड़की हो चाहे जो भी, अगर उन लोग सामान खरीदने जाए ना तो कसम से एक मैं बताता हूँ, एक बार कहीं पर लिखा हुआ था कि एक औरत है वो चप्पल खरीदने गई है, समझे। तो बोले कि ये वाला हम नहीं लेंगे, थोड़ा दूसरा का दिखाइए ना। अच्छा यही डिजाइन में कोई और है का? तो हाँ है ना, दिखाते हैं। सब पूरा दुकान को दिखा दिया गया। लास्ट में एक डब्बा था, समझे। बोले कि अच्छा वो वाला, तो बोले कि दीदी थोड़ा सा तो कम से कम रहम कीजिए मुझ पर, उसमें मेरा खाना है। वो बोला भी डब्बा दिखा दे क्या मतलब? तो बोले कि वो ठीक है, ऐसे हम खाली देखने आए थे, खरीदने नहीं आए थे। देखो जानते हो लड़की क्या कहती है? चाचा वो जो पीछे वाला है तो बोला दिखाइए। तो पास्चन से आपको रखना पीछे, पास्ट मतलब होता है पीछे, पास्ट मतलब पीछे। चाचा पीछे वाला दिखाइए ना। अच्छा हाँ, अरे हाँ दिखा। वो वाला जो है ना लाल, हल्का लाल है, हल्का लाल वाला को बोला देखो। अवरक्त किरण पढ़ेंगे आप लोग। अवरक्त भाग, रक्त मतलब होता है पूरा लाल, रक्त मतलब पूरा लाल, अव के मतलब होता है आधा लाल, ठीक है। तो वो वाला, हाँ आधा ललका वाला। पीछे वाला दिखाइए ना, कौन वाला? पीछे वाला। अब पीछे वाला कैसा है? वो आधा लाल है। आधा लाल को क्या कहा जाता है? अवरक्त कहा जाता है। तो आपको यहाँ रख लेना है अवरक्त। अब वो देखती है, पूरा देखती है। चाचा जो दिखाई था वो में पॉकेट है चाचा? अरे हाँ तो दिखाते हैं पॉकेट। आपको ब्रैकेट से पॉकेट याद रख लेना है, ठीक है। तो पॉकेट वाला दिखाइए ना चाचा, पॉकेट वाला। तो पॉकेट वाला तो कैसा का? वही कलर में, कौन वाला कलर में? अवरक्त वाला में। अवरक्त मतलब क्या होता है? आधा लाल, ठीक है। तो वही वाला कलर में दिखाएगा, ठीक है। तो कपड़ा मतलब कि अभी सिलेक्टिंग हो रहा है, खरीदा जा रहा है। अब वो लड़की पॉकेटवा, अपन पॉकेटवा चेक करेगी, पैसा वैसा है कि नहीं। बोले कि का करी बेटी? चलो देखी थी एक फंड है कि ना है से। फंड मतलब पैसा, फंड बची थी कि ना बची थी? हाँ पैसा तो है, दे दा। कौन वाला? ललके से जा, वही वाला आधे ललका वाला। मतलब औरत भाग एक मेगा ललका ले रही है, ओकरा साथ एगो छोटी को लड़की के लिए दीदी हमू से आपको याद रखने का, हम पुलिस, ठीक है। दीदी हमू दीदी हमू मतलब कौन वाला? हमरो वही वाला। कौन वाला? वही वाला, औरत वाला। अब आपको यहाँ पर समझना है कि बामर जो थे कि इतने प्रकार के बताए कि इतना प्रकार के उसमें से स्पेक्ट्रम में से रंग होता है। कौन कौन होता है? पराबैंगनी, दृश्य, अवरक्त, यहाँ देख सकते हैं। उसको श्रेणी का नाम दिया गया था लाइमन श्रेणी, बामर श्रेणी, पास्चन श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी, फोंट श्रेणी और हमरी श्रेणी, ठीक है। दीदी हमरो ले दीदी हमरो, कौन वाला?
कौन वाला? औरत वाला। फंड उंड है कि नहीं? कौन खरीदने के लिए? चचा पीछे वाला औरत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाँ देखो ना, देखो बाहर जाकर देख लो, बाहर जाकर देख लो। बाहर से क्या हो जाएगा? वामन। दृश्य हो जाएगा। ठीक है। और लामैया देखना कौन वाला? ये परावैगनी हो जाएगा। अब आगे बात कर लेते हैं। देखिए कुछ और टॉपिक बच गया है, समझिएगा। देखिए ये जो परमाणु है ना, परमाणु में बहुत सारे कक्षाएं होती है। K11 से नील्स बोर के थ्रू से इसको दर्शाया जाता है। और ये जो नाभिक है, नाभिक की त्रिज्या समझिएगा। नाभिक की जो त्रिज्या होती है, हम यहाँ पर लिख देते हैं नाभिक की त्रिज्या। देखिए द्वितीय कक्षा है तो त्रिज्या तो होगा ना, उसकी त्रिज्या होती है 10 के पावर -15 मीटर। 10 के पावर -15 मीटर, यानी आपको 10 के पावर -15 मीटर मतलब कि समझ रहे ना कि एक पर कितना जीरो? 15 को जीरो, और ओकरा एक भाग को 15 बार उसको टुकड़ा कर देना है। कितना? एक पर कितना जीरो को? 15 जीरो को उतना टुकड़ा करेंगे कि इतना महीन होता है, इतना छोटा होता है नाभिक की त्रिज्या। और इसके अंदर होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। और जो इलेक्ट्रॉन घूमता है ना, जिस विद्युतीय कक्षा पर घूमता है, तो देखिए इन लोग के भी कोई त्रिज्या होगा ना। तो देखिए इन लोग के बीच से, ठीक है, इसके बीच से और इसका इसके बीच से, इसका इसके बीच से अगर देखेंगे तो प्रत्येक का अपना अपना जो त्रिज्या होता है 10 के पावर -10 मीटर। तो सवाल घुमा फिरा करके पूछता है, बोलता है कि इलेक्ट्रॉन जिस विद्युतीय पथ पर घूमता है उसकी त्रिज्या कितनी होती है? तो 10 के पावर -10 मीटर। और हो जाएगा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन नाभिक में रहता है, तो नाभिक की त्रिज्या, तो नाभिक की त्रिज्या शॉर्ट में पूछ देगा, आप लोग याद कर लीजिएगा। लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जहां रहते हैं वहां कितनी त्रिज्या होती है? 10 के पावर -15 मीटर। अब अगर सवाल ऐसे पूछ दे कि घुमा फिरा के सवाल ज्यादा पूछता है, इसमें पूछेगा सवाल कि किसके कारण प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर बंधे रहते हैं? किस बल के कारण? किस बल के कारण इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहता है नाभिक का? अभिकेंद्र बल के कारण। तो कहां से अभिकेंद्र मिलता है? केंद्र के अंदर से, ठीक है, सेंटर के अंदर से। सेंटर के अंदर कौन सा बल रहता है? कूलम्ब बल रहता है। ठीक है। और कितना चाल से चलेगा उसका कोणीय संवेग क्या हो जाएगा? h/2π। अपने कक्षा के पूर्ण गुना जो होता है, अपना कक्षा और जिस कक्षा में रहेगा उससे गुना कर दीजिएगा। k कक्षा एक, l कक्षा दूसरा, m तीसरा और n चौथा। और प्रोटॉन में कौन सा चार्ज, कौन सा कण? धनाविष्ट कण। कौन सा कण? ठीक है, नोट कीजिए फटाफट।